हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंतिम प्रहार की सीरीज में आ गया हूं और सेकंड क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। अभी अपन ने केवल सप्लाई चेन की पाइपलाइन देखी, मतलब कि एक होलसेलर, रिटेलर, एजेंट कितने होने चाहिए। अब बेसिकली ये पूछ रहा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन का मीनिंग बताइए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, मैंने कहा था क्वेश्चन ओवरलैप करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि फैक्टर्स कौन कौन से इनको इफेक्ट करते हैं, यानी कि अगर मैं ग्लोबल सप्लाई चेन डिजाइन कर रहा हूं कि कितने नंबर ऑफ होलसेलर होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब होने चाहिए एक पर्टिकुलर नेशन में, तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे वो बताइए। तो ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज बेसिकली स्ट्रेटेजिक कंडीशन होती है। ऑल एक्टिविटीज इंक्लूड द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू देयर ओरिजिन टू द फाइनल कंज्यूमर। यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या बोला है कि मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने का एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है। बेसिकली क्रॉस बॉर्डर ये प्रोसेस करा जाए तो एक ग्लोबल सप्लाई चेन माना जाता है, और विद इन नेशन हो तो नेशनल सप्लाई चेन माना जाता है। अब क्या डिफरेंस है, ठीक है, हाँ, इसमें डिफरेंस क्या क्या होता है। एक तो देखिए, ये डिफरेंस का क्वेश्चन अपने आप में एक बड़ा आएगा कि नेशनल और इंटरनेशनल के अंदर एक क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रेडिशनल डिफरेंस क्या है और नई जनरेशन में सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होता है। क्योंकि पुराने ज़माने में भी अंग्रेज आते थे, वो सामान लाते थे, हमारे भी भारतीय लोग विदेशों में सामान बेचते थे। एक आपको यहाँ पर थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, आप सबको पता है। अच्छा, भारत ने पिछले 10,000 साल से किसी भी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं करा। मतलब कि अपने अगर ये मान लिया जाए कि हमने ये किसी देश के ऊपर आक्रमण करा और उसकी ज़मीन हथिया ली, तो वो बिल्कुल मिथ है। हमने पाकिस्तान पे भी जो अटैक करा था, ठीक है, अभी हालिया के दिनों में जब हमने पुलवामा का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तो वो अपनी ही टेरिटरी मानी जाती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। लेकिन किसी और देश के ऊपर हमने कोई ज़मीन अधिग्रहण से कभी भी पिछले 10,000 सालों से, 1-2 साल से नहीं, पिछले 10,000 सालों से, लाइक हमने चीन की नीति नहीं अपनाई, हमने मुगलों की नीति नहीं अपनाई, हमने अंग्रेज़ों की नीति नहीं अपनाई कि दूसरे लोगों को पास जाओ, लूट लो पैसा और घर ले आओ, है ना। ऐसी अफगानियों की नीति नहीं अपनाई। फिर भारत सोने की चिड़िया कहाँ से आया, इतना पैसा भारत में आया तो कहाँ से आया। तो भारत जो था वो सिल्क रूट का सबसे बड़ा व्यापारी था, और भारत मसालों का सबसे बड़ा व्यापारी था। मसालों में केवल काली मिर्च इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है ना, जो हमारे घर में आज सब जगह शान बढ़ा रही है, वो मिस्र से हमने इंपोर्ट करी थी। काली मिर्च मिस्र से आई थी। बाकी जितने भी मसाले आप देखते हैं, बहुत तरीके के मसाले अभी इंडिया में पाए जाते हैं, और वो सारे मसाले इंडियन गुजरात के रूट से, कच्छ के रूट से एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो मारवाड़ी क्या, बेसिकली काठियावाड़ी ब्राह्मण, मारवाड़ी, इनका एक हब हुआ करता था, और वो इसमें एक मेजर ट्रेड प्लेयर्स थे। मतलब आप सोचिए कि राजा विक्रमादित्य, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ोगे, यहाँ पर ये इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न का मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि राजा विक्रमादित्य के यहाँ जो वर्कर होते थे ना, उनके पास भी 2-2 किलो सोना होता था। कितना? 2 किलो सोना, जो वो मतलब डेली वेयर में धारण करते थे। मतलब जो साफ झाड़ू पोछा लगाते थे राजा विक्रमादित्य के वहाँ पे भी, वो भी उसका नौकर भी 2 किलो सोना वियर करके आता था। तो सोचो वहाँ की आम जनता भी कितनी धनवान रही होगी, और राजा विक्रमादित्य के समय भारत कितना श्रेष्ठ रहा होगा। तो उसका मेन कारण उस समय की सप्लाई चेन नेटवर्क थी। अब वो जो सप्लाई चेन नेटवर्क थी वो बेसिकली रोड ट्रांसपोर्ट से ही चलती थी, कुछ मरीन ट्रांसपोर्ट से, एयर तो उस समय था नहीं अवेलेबल, ये बट सिंगल थी। लेकिन अब जो बड़ा है, अब मल्टीनेशनल में व्यापार शुरू होने वाला है, तो हो चुका है, तो जिसमें कस्टम रेगुलेशंस का पॉइंट्स आया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के पॉइंट आए हैं, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है, कल्चरल डिफरेंस यहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज का भी इन्फ्लुएंस होता है। पहले फॉरेन एक्सचेंज का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता था। जियोपॉलिटिक्स की भी प्रॉब्लम्स रहती है, लाइक कि हमने चाबहार पोर्ट विकसित करा, पाकिस्तान ने अलग पोर्ट विकसित करा, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स ट्रेडिशनल में आए नहीं थे, अभी मॉडर्न में आए। केवल ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अभी का करंट ग्लोबल सप्लाई चेन मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड हो गया है। पहले केवल ट्रेड रेगुलेटेड था, अब सप्लाई चेन नेटवर्क भी रेगुलेटेड हुआ है, ठीक है।
अब इसको कौन से फैक्टर ड्रिवन करते हैं, कौन कौन से कीज़ हैं जो इसको ड्रिवन करती हैं, मतलब कौन से फैक्टर्स आपको जब ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क डिज़ाइन करनी है तो क्या क्या ध्यान रखोगे, कल्चरल ध्यान रखोगे, ग्लोबलाइजेशन ध्यान रखोगे, लीगल कंप्लायंसेस ध्यान रखोगे, कॉस्ट का ध्यान रखोगे, टेक्नोलॉजी का ध्यान रखोगे, कंज्यूमर डिमांड का ध्यान रखोगे, रिस्क का मैनेजमेंट करोगे, यही सारे पॉइंट करोगे। क्योंकि नॉर्मल सप्लाई चेन मैनेजमेंट या इंटरनेशनल मैनेजमेंट में केवल इंटरनेशनल लीगल लॉस का ध्यान रखना है, कल्चरल डिफरेंस का ध्यान रखना है और कॉस्ट का ध्यान रखना है। जिससे बेनिफिट क्या हो जाएगा हमको, बेनिफिट ये हो जाएगा कि जब हम अच्छे से डिज़ाइन कर लेते हैं हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क को, तो हमारी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज होगा, रिस्क कम लगेगी, एफिशिएंसी इंप्रूव्ड हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब चैलेंजेस क्या है, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स, विजिबिलिटी, लीगल लॉज, कॉस्ट इशू, रिस्क मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। अब ये सस्टेनेबिलिटी कंसर्न कैसे है, जैसे कि अभी किसी ने डिज़ाइन कर लिया कि पाकिस्तान में हमको 20 होलसेलर की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे हमने 20 होलसेलर वहाँ पे नियुक्त करे, वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया है ना, फॉर एन एग्जांपल। इसलिए जहाँ पे जिसकी पॉलिटिकल विल स्ट्रांग होगी, कि जब भी देश आगे तभी बढ़ेगा जब वहाँ की पॉलिटिकल विल पावर आगे होगी, है ना। किसी देश को आगे बढ़ने में वहाँ के प्रशासन को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, वहाँ की जनता तभी आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमारी तो परछाई वो बन के आगे बैठे हुए हैं, समझ में आया। जब वही कोलैप्स करते रहेंगे तो वहीं आगे अगर फंडामेंटल प्रॉब्लम रहेगी तो जनता कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये चैलेंजेस हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क में अपन को उसके पॉइंट्स याद रखने हैं, उसके बेनिफिट क्या होंगे वो भी याद ही हैं, इश्यूज़ भी आपको याद ही हैं और मीनिंग भी याद ही है। ट्रेडिशनल से कैसे थोड़ा सा डिफर है, थोड़ा सा पॉइंट दे दिया। कभी कभी क्या होता है कि थ्योरी आ जाती है कि ट्रेडिशनल ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्सेस इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को सप्लाई समझाइए, या इंटरनेशनल ओल्ड लॉजिस्टिक सिस्टम वर्सेस करंट लॉजिस्टिक सिस्टम को एक्सप्लेन करिए, कभी कभी, है ना। तो ऐसा भी होता है, इसलिए मैंने छोटा सा आपको नटशेल में बता दिया। आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।